हेलो गाइस, जरा बताइए सभी लोग की ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, सब चीज़ें आप सभी को सही तरीके से जा रही हैं और सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। ज़रा बताइए तो कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज़ वगैरह सही से जा रही है ना? कोई बैकग्राउंड की ज़्यादा इधर उधर की आवाज़ें तो नहीं जा रही है ना? कि स्टूडियो से थोड़ा दूर एक शादी है, ठीक है? ये शादियों के मौसम में भी प्रॉब्लम हो रही है ना? तो चलिए बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार। सभी को गुड इवनिंग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जय प्रियल पटेल, अनलिमिटेड आर्ट, प्रिया राजपूत 12th क्लासेज, यशु राज, वैष्णवी सिंह, अभय कुमारी और ऋषि यादव, संतोष कुमार पांडे, संतोष यादव और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग 500 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके चल रहे थे। तो 500 क्वेश्चंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर दिया था और कौन कौन से क्वेश्चन हो गया था उसको भी हम आपको बताएंगे आज के इस क्लास में, ठीक है ना। और अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हुए चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लिए ईमानदारी पूर्वक तो 500 क्वेश्चन कुछ कहे जाते हैं यार। 500 क्वेश्चन करने के बाद ना मैं ये गारंटी देता हूं 90+ कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्वेश्चन करने के साथ में क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लिखना है ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। प्रेजेंटेशन स्किल आनी चाहिए और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको टेस्ट वगैरह देना चाहिए, ठीक है। टेस्ट हम लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। और दूसरी सूचना आप सभी लोगों के लिए यह है कि मां सरस्वती के वरदान से 25 तारीख को बृहस्पतिवार को मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल कुछ सरप्राइज लेके आ रहा हूं, जिसके बाद आप लोगों की जो आगे की तैयारी है बहुत आसान हो जाएगी। वह सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए ही है। तो क्या आप सभी लोग सरप्राइज के लिए वेट कर रहे हो? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 2 ही दिन बचे हुए, आज 23 है, कल 24, 25 तारीख को, ठीक है। 25 तारीख को आप लोगों के लिए सरप्राइज है, ठीक है। तैयार रहना सभी लोग, बेहतरीन सरप्राइज है। इतना मैं ये जानता हूं कि सरप्राइज के बाद ये पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, जहां पर भी जितनी भी आप लोगों की क्लासेज चलती हैं, उसमें आपके लिए बेहतरीन सरप्राइज होने वाला है। और ये जो सरप्राइज है इसके बाद आपकी जो तैयारी करना और आसान हो जाएगा। सब चीजें आपको कम समय में बहुत ही तरीके से, एक लिमिटेड तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कराए, मतलब पूरी तरीके से हम लोग प्लानिंग किए हैं। ये सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए, अगर आप लोगों का साथ सही से रहा तो मैं आप सभी लोगों को वे सभी चीजें करके दूंगा जो आप लोग सोचे भी नहीं हो सपने में। ऐसा चीजें आपको दी जाएंगी। और जो मैं कहता हूं, जो स्टूडेंट ठीक से अच्छे से, जैसे मैं सरप्राइज दूंगा उसके बाद बढ़िया से पढ़ाई कर लिया, तो मैं ये कहता हूं आप साल भर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये आपका चीज है। लेकिन मैं कहता हूं आगे वाले समय में अगर मेरे साथ जुड़ के आप लोग पढ़ाई कर लिए, 100% मैं कहता हूं आपका एक जो लक्ष्य है बोर्ड में एक अच्छा परसेंट लाना, वह कोई दूर नहीं रहेगा। जो आपका लक्ष्य है बोर्ड में 90% लाना, 85% लाना, 95% लाना, वो आ जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे पूरा सिस्टम रहेगा, हर चीज आपको दी जाएगी, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सभी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, 25 तारीख को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, जरा बताइएगा कहां तक हम लोग क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं, उसके आगे क्वेश्चंस मैं करूंगा। और जो नए स्टूडेंट हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जाकर पुराना वाला लेक्चर देख लेना, मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाकर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसमें ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके थे। ये सभी क्वेश्चंस का, यहां तक ये सभी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से हो चुके थे, अच्छे से हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे। और ये क्वेश्चंस आपके जो भी एग्जाम्स हैं उसमें काफी हेल्प करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस तो हो ही गया था, शायद मिलाया जाता तो वाजदाब कम क्यों हो जाता है, आदर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम पालन क्यों नहीं करता, ये भी मैंने बता दिया था शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर नंबर क्या, यही है नंबर जिसको बात करनी है। इस नंबर पर टेलीग्राम पे कॉल करोगे तो बात हो जाएगी। 930 577 1375 ये नंबर है। आप इस पे कॉल मत करना क्योंकि कॉल वहां पे नहीं लगेगा, आपको टेलीग्राम पे कॉल करना पड़ेगा। आप कॉल करोगे मैं बात कर लूंगा, मैं काफी स्टूडेंट से बात करता भी हूं, ठीक है। 1-2 बार कॉल करोगे तो कभी ना कभी मेरी से बात हो जाएगी।
एक बार कॉल करके थक हार के बैठना मत, क्योंकि काफी स्टूडेंट बात फोन करते हैं, उसमें से कुछ ही स्टूडेंट से बात हो पाती है, ठीक है। तो जितने लोग भी कॉल करेंगे, मैं 1-2 बार कॉल करते रहोगे, 2-3 दिन में बात हो जाएगी, ठीक है। ओके, जो इंग्लिश का ग्रामर है आप लोगों का, ये सभी चीजें कंप्लीट कराई जाएगी, परेशान मत होना सभी लोग, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये आपका यहां तक क्वेश्चन हो गया था, यहां तक क्वेश्चन तो हो गया था ना, सभी को इतना मालूम है। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां तक तो हो गया था ना, यहां तक हो गया था कि आदर्श विलियन राउल्स के नियम का पालन क्यों नहीं करता है, ये मैंने आपको बता दिया था ना ये। ठीक है, यहां तक हो गया था ना, यहां तक हो गया था, यहां तक ये सभी चीजें हो गई थी कि नहीं हो गई थी, एक बार बताइए तो हम कंफर्म हो जाएं। हिंदी की क्लास मैं ही लूंगा, परेशान मत होना, यहाँ पे हिंदी क्लासेज होगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहले जो मेन सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, जिसमें समय लगता है। मेरी पूरी कोशिश है कि हिंदी क्लासेज होगी कराने के लिए, ठीक है। यहां तक हो गया था, बताइए एक बार कंफर्म कीजिए तो इसके आगे ले चले हम लोग। हाँ बिल्कुल अभय जी बताइए, यहां तक हो गया था, बताएंगे कोई लोग, अरे बताओ तो। बिल्कुल, चलिए हो गया था, सभी लोग कर रहे हैं, हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वोथनांक में उन्नयन की परिभाषा लिखिए, क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। तो मैंने आपको यह बताया था, मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म गुणधर्म द्रव के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन 4 प्रकार होता है द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म का, एक तो होता है आपका, क्या होता है, एक होता है आपका, क्या होता है, एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। 4 प्रकार में कौन कौन सा होता है ये द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म का, जरा बताइए सभी लोग। पहला क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है ना, अरे बताएंगे सभी लोग, कौन कौन से 4 गुणधर्म होते हैं द्रव के, बताइए सभी लोग। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लाइट कट गई है, इन्वर्टर पे हो गया सिस्टम, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा ना। 1 मिनट रुकिए सभी लोग, थोड़ा सा रुकिए। चलिए आ गए हैं, चलिए देखिए, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी थी, लाइट कट गई थी, लाइट कटने की वजह से इन्वर्टर थोड़ा सा उस पर लोड पड़ रहा था, इसको लिए मैं थोड़ा उधर से ऑफ करने के लिए गया था, ठीक है। छोड़िए जाने दीजिए, अब आ चुके हैं, अब इधर ध्यान दीजिए। द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं, कौन 4 होते हैं जरा बताइएगा। उसके बाद मैं क्वोथनांक उन्नयन बताऊंगा। पहला क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन होता है, आपेक्षित अवनमन होता है। दूसरा क्या होता है, क्वोथनांक में उन्नयन होता है, क्वोथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, हिमांक में अवनमन। चौथा क्या होता है आपका, पराशर दाब। यहां से
क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, यहां से 4 दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा द्रव के अणुसंग गुणधर्म नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए यही 4 द्रव के अणुसंग गुणधर्म होते हैं। अब मुझे यह बताना है कि ये 4 अणुसंग गुणधर्म है, इसका मतलब क्या है, ये सभी जो गुणधर्म है अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में यह बताना है कि क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, क्वथनांक में उन्नयन होता क्या। देखिए क्वथनांक में उन्नयन होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग करिएगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब मुझे मालूम है कुछ लोगों को आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर लिखने आना चाहिए एग्जाम में, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है ये आना चाहिए, ठीक है, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है ये आना चाहिए, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है ये आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, देखिए जब हम किसी भी, देखिए जब कोई भी आपका यहाँ पे डब्बा ले लिए, इसमें आपको पानी प्लस कोई चीज नमक का मिश्रण है, इसको हम लोग छोड़िए, नमक को छोड़िए, पानी मतलब जल को हम गर्म कर रहे हैं, तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पहले गर्म होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले गर्म होता था। लेकिन जब इसमें कुछ पदार्थ मिला दिए तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म न होकर ये गर्म हो रहा है आपका 1.1.0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो रहा है। पहले इसका टेम्परेचर क्या था, टी था, अब क्या टेम्परेचर हो गया, टीबी हो गया, मतलब टेम्परेचर में वृद्धि हो गया है। जो वृद्धि हुआ है, वृद्धि मतलब उन्नयन उठा है, कितना उठा है, डेल्टा टीबी उठा है, क्या उठा है, पुराने जो नया है इसमें 101 में से आप किसको घटाएंगे, 100 को घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या टीबी में से टी को घटाएंगे, यह आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है, यह आपका क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। यह क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है। यह क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, ये क्वथनांक में उन्नयन होता है क्या, डेल्टा टीबी अपान टीबी। ये जो डेल्टा टीबी होता है ये आपको प्रयोगों द्वारा देखा, ये मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, आपको ये जानना चाहिए। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया ये डेल्टा टीबी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग के बी का उपयोग करते हैं। के बी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के बी यम हो जाता है ये। अब इस के बी की परिभाषा पूछा है, क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा पूछा है, तो क्या लिखेंगे, इकाई मोललता पर क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। हम लोग क्या इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इकाई मोललता पर क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, इकाई मोललता पर क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, बताइए जरा। तो इकाई मोललता पर क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। आप लिखेंगे यहाँ पर इकाई का मतलब अगर यम को 1 मान लें, यहां पर यम को 1 मान लें, इकाई मोललता पर क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये आपका डिफिनेशन, केवल इतना डिफिनेशन आपसे पूछा था, लेकिन मैंने आपको इतना क्यों बताया, क्योंकि अगर आप इतना जानते रहेंगे, एग्जामिनर आपसे इतना पूछेगा, आप इतना लिखोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको आता है, और आगे के क्वेश्चन में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, एग्जामिनर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और आपको नंबर दे देगा, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो द्रव के अणुसंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार हैं आपके, पहला क्या है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या, क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा क्या, हिमांक में अवनमन, चौथा क्या, परासरण दाब है, चौथा क्या है, परासरण दाब है, चौथा क्या है, परासरण दाब है ना, चौथा क्या है, परासरण दाब है, चौथा क्या है, परासरण दाब है। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन की डिफिनेशन हमने बताया, क्या, जब जल का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, यानी जल के क्वथनांक जो वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखिए डेल्टा टीबी क्या है, मैंने आपको बताया पहले 101 हो गया, पहले 100 था, बाद में 101 हुआ, तो डेल्टा टीबी क्या, डेल्टा टीबी माइनस टी हो जाएगा। अब यहां से आप लोग निकालोगे तो डेल्टा टीबी यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या के बी रखेंगे और इस तरह से
सॉल्व करेंगे तो इकाई मोललता पे क्वथनांक गुणन क्या होता है, क्वथनांक गुणन स्थिरांक कहलाता है। बोलिए सभी को समझ में आ रहा है? बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक Kf की क्या होता है। अब मैं यहीं से आपको मोलल अवनमन स्थिरांक समझा देता हूं, ध्यान देना। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कहानी हमने बताया था, ये कहानी किसके बारे में बताया था, हमने बताया था क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे तो पूछा है मोलल अवनमन स्थिरांक Kf के बारे में पूछा है, तो हमको पढ़ना होगा अब क्या, हिमांक में अवनमन। अगर आपको यह समझ में आया क्वथनांक में उन्नयन की कैसी कहानी चलती है, तो हिमांक में अवनमन की भी कहानी आप आसानी से समझ जाओगे। ध्यान देना यहाँ पे हिमांक में अवनमन क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान देना सभी लोग, हिमांक में अवनमन क्या होता है और कैसे इसकी कहानी चलती है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है, ध्यान देना हिमांक में अवनमन क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डब्बे में हमने पानी रखा, ठीक है, इसको गर्म ठंडा किया, ठंडा किया तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जम गया था, इसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, इसमें नमक मिला दिया, क्या मिला, नमक मिला दिया। जैसे ही कोई पदार्थ मिलाया हमने, फिर से इसको ठंडा किया तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा ना होकर -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हुआ। पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हो रहा था, अब और कम हो गया -2.3 पर। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब यह निकलता है कि इसका हिमांक में कमी हुआ है, और यही कमी क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हुआ था, अब 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हो रहा है, कुछ कमी हो रही है, इसी कमी को क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहेंगे। और देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये टी था, अब ये टीएफ हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, ये आपका टीएफ में से टी को घटाएंगे तभी तो आएगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुआ है, ये तो निकालेंगे। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तभी तो आएगा, या इसमें से इसमें घटा दीजिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड का कमी हुआ है, ये घटाने पर ही तो पता चलेगा, या आप टी में से टीएफ घटा दीजिए तब पर भी पता चल जाएगा। 2 में से 3 घटाए या 3 में से 2 घटाए, मतलब एक ही होता है, वो भी माइनस में आता है, बस इतना ही होगा ना। तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है आपको पता चलेगा, ठीक है, ये आपका कमी होता है। अब क्या होता है, ये डेल्टा टीएफ जो होता है ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है, किसके, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ये प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, ये मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये देखिए ये कांस्टेंट, ये जो मोललता का चिन्ह है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम लोग यहां पर एक कांस्टेंट Kf का यूज करते हैं, एक कांस्टेंट Kf का यूज करते हैं। अब ये जो Kf है आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब इस मोलल अवनमन स्थिरांक की आपसे डिफिनेशन पूछा है, सबसे आसान डिफिनेशन होगा, यह मोलल अवनमन स्थिरांक डेल्टा टीएफ के बराबर हो जाएगा कब, जब मोललता का मान 1 हो जाए, 1 का मतलब इकाई हो जाए। मतलब क्या है, अगर इस मोललता का मान 1 हो जाए, इकाई हो जाए, तो ये डेल्टा टीएफ जो है आपका Kf के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ध्यान देना, यहां से डिफिनेशन क्या बनेगा आपका, डिफिनेशन क्या बनेगा आपका, यहां से डिफिनेशन यह बनेगा कि इकाई मोललता पर विलयन का हिमांक में अवनमन, क्या, इकाई मोललता पर विलयन के हिमांक में अवनमन क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इकाई मोललता पर किसी विलयन के हिमांक में अवनमन जो क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बिल्कुल, देखिए विवेक दुबे जी इसका वैल्यू भी, यम का वैल्यू भी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देख लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे मुझे फिर से बताना है। तो चीजें यहां तक सभी को समझ में आई है, बोलिए, बिल्कुल समझ में आई है। अनिल राज जी बताइए जरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता सदैव कमी आती है,
यह प्रवृत्ति क्यों होता है? बताइएगा सभी लोग, यह प्रवृत्ति क्यों होता है? बताइए जरा सभी लोग तो। अरे बताएंगे कोई कि गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्यों कम होती है, विलेयता क्यों घटती है, यह बताओगे सभी लोग? इसको हम रब कर रहे हैं। विलेयता क्यों घटती है ताप बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता सदैव कमी आने की प्रवृत्ति रखती है, क्यों? बात को समझिएगा, जब भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तो आप इसको समझ के करिएगा। बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, कोई आपको बताता भी नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग में आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं कराता होगा कोई, नहीं कराएगा। क्यों कराएगा? उसको तो बस महीने महीने करके फीस लेना है, यही कराएगा ना। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि उनको फीस लेना है। बात यहाँ पे यह है कि आपको ऐसे क्वेश्चन एक दो पूछते हैं, और एक ही दो क्वेश्चंस आपको उन सभी स्टूडेंट से अलग करेंगे जो स्टूडेंट आपके क्लास में बैठे हुए केवल ऑफलाइन कोचिंग। एक ही दो क्वेश्चंस आपको उनसे अलग करेंगे, एक ही दो क्वेश्चन आपको टॉप बनाएंगे, क्योंकि 2-4 नंबर से ही टॉपर बनोगे आप लोग। हर सब्जेक्ट में 2-4 नंबर अगर जुड़ जाएगा आपके पूरे नंबर में, तो आपका 10-5 नंबर अपने आप बढ़ जाएगा, 2-4% अपने आप बढ़ जाएगा। किसी का 86% आने वाला था, उसका 89% आ जाएगा। ये 2% आपकी मेहनत पर आपको मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कर रहे हैं। वैष्णवी कर रहे हैं कमेंट इसके बारे में, ध्यान से समझिए। विलयन की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि गैस जो है बाहर आ जाता है। घुलनशीलता आपका, विलयन की घुलनशीलता, विलयन की घुलनशीलता, घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि क्या गैस क्या होती है, बाहर आ जाती है। क्योंकि गैस क्या होती है, बाहर आ जाती है। ताप बढ़ाओगे तो गैस बाहर आ जाएगी, तो विलयनशीलता तो घटेगी ही ना, सदैव घटती है। क्योंकि ताप बढ़ाते हो तो विलयन की घुलनशीलता घटती है, क्योंकि गैस बाहर आ जाती है, क्योंकि गैस बाहर आ जाती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्यों घटती है, समझ में आया सभी को? क्यों घटती है? क्योंकि गैस बाहर आ जाती है। बताइए। और ये किससे हम लोग इसका डिफाइन कर सकते हैं? लासा तेलिए के नियम से इसको डिफाइंड कर सकते हैं। लिख लिया सभी लोग? सामने से हट चुके हैं, लिख लीजिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये लासा तेलिए के नियम से इसको हम लोग पता लगा सकते हैं। लासा तेलिए के नियम से हम लोग पता लगा सकते हैं ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी या बढ़ेगी। लासा तेलिए के नियम आप लोग सुने होंगे ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं? लासा तेलिए, लासा तेलिए के नियम से हम यह निर्धारित कर सकते हैं, यह निर्धारित कर सकते हैं। लासा तेलिए के नियम से यह क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। लासा तेलिए के नियम से हम यह क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन से आप लोग क्या समझते हैं? मोललता के साथ इसका क्या संबंध होता है, ये बताइए। क्वेश्चन बताने लायक है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन बताने लायक है क्या? यार मैंने तो इसको बताया ना, क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, पूरी कहानी मैंने बताई थी, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। और इसकी मोललता से संबंध क्या होता है मैं बताया था कि डेल्टा टीएफ जो टीबी जो होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। यानी क्वथनांक में जो उन्नयन होता है मोललता के समानुपाती होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हम लोग हटाते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मोललता। मैंने क्या बताया था आपका? ये संबंध होता है। यानी
क्वथनांक में उन्नयन जो होता है मोललता के समानुपाती होता है, और यही संबंध होता है। आप लोग लिख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप सभी लोग। अब पूरी कहानी बता सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से पूरी क्रिया होती है। बोलिए, समझ में आया सभी को? घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। दो ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब समान हो उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। दो विलयन जिनके पराशर दाब समान हो उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। लिखिएगा डिफिनेशन, दो विलयन विलयन जिनके क्या हो, पराशरण दाब समान हो उसे क्या कहते हैं, समपराशरणी विलयन कहते हैं। समपराशरणी विलयन कहते हैं। ऐसे दो विलयन जिनके पराशर दाब समान हो उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। आपसे यहाँ पे उदाहरण भी पूछा है, तो उदाहरण में क्या क्या लिखोगे आप लोग, आपसे यहाँ पे उदाहरण भी पूछा है और उदाहरण में क्या लिखोगे, समपराशरी विलयन में समपराशरी विलयन का उदाहरण क्या लिखोगे आप सभी लोग बताओ। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, विलयन का जो है पराशर दाब क्या होता है, समान होता है। दो विलयन होंगे उनके पराशर दाब क्या होंगे, समान होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, उसे क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, समपराशरी विलयन में क्या होता है, ये जो इनका पराशर दाब पी भी जो होता है ये पी डैश भी डैश के बराबर होता है। मैं ये कहता हूं इसका जो आयतन भी बराबर होता है और दाब भी बराबर होता है। ठीक है, तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, दो विलयन जिनके पराशर दाब समान हो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। अगर दोनों विलयन का पराशर दाब समान होगा तो उनके बीच जो अर्धपारगम में झिल्ली लगी होती तो अर्धपारगम झिल्ली से कोई भी गति कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो दो विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिलोम पराशर से आप लोग क्या समझते हो, उदाहरण सही समझाइए। समपराशरी के बाद प्रतिलोम पराशर पूछा है आपसे। प्रतिलोम पराशर से आप लोग क्या समझते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, प्रतिलोम पराशर से आप लोग क्या समझते हो, प्रतिलोम पराशर का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम पराशर। प्रतिलोम पराशर देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, पराशर के विपरीत जो क्रिया होती है, जो पराशर होता है उसके विपरीत जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम पराशर कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, पराशर पराशरण के विपरीत विपरीत होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलोम पराशर कहते हैं। प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। पराशर के विपरीत होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलोम पराशर कहते हैं। जो पराशर की क्रिया होती है उसके जस्ट विपरीत जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, प्रतिलोम पराशर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे प्रतिलोम पराशर कहेंगे। जैसे उदाहरण में समुद्री जल या कठोर जल को शुद्ध जल के साथ जो शुद्ध जल समझ में आई। ये प्रतिलोम पराशर क्या होता है, प्रतिलोम पराशर क्या होता है, पराशर के विपरीत होने वाली क्रिया क्या कराती है, प्रतिलोम पराशर कराती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल पूछा है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण।
उदाहरण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उदाहरण क्या होगा, किसको इसका उदाहरण पता है, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा, बताइए जरा तो सभी लोग। देखिए जो समुद्री जल होता है, जैसे आपका हैदराबाद की बात करें, जो बड़े शहर जहां समुद्र के किनारे स्थित होते हैं, वहां पे कभी कभी समुद्र के पास स्थित शहर में जो वाटर सप्लाई होती है समुद्र जल से ही होती है। तो समुद्र जल से शुद्ध जल जो जैसे प्राप्त किया जाता है, समुद्र जल से, समुद्र जल से, समुद्र जल से जो शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, समुद्र जल से जैसे शुद्ध जल जो प्राप्त किया जाता है वह प्रतिलोम पराशर के जरिए ही प्राप्त किया जाता है। अरे आप लोग आरओ का नाम सुने हो, आरओ, आरओ का नाम सुने हो आप लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ भी प्रतिलोम पराशर पर ही काम करता है। तो आप ले सकते हैं समुद्र जल से, समुद्र, अरे आरओ का पानी तो सभी लोग पीते होंगे, लेकिन आरओ के बारे में जानते नहीं होंगे। आरओ का मतलब ही होता है प्रतिलोम पराशर, यह पराशर के विपरीत क्या करती है। तो प्रतिलोम पराशर क्या होता है, प्रतिलोम पराशर में पराशर की विपरीत होने वाली क्रिया को प्रतिलोम पराशर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तन, यह आपका प्रतिलोम पराशर का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपके पास सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपके घर में आरओ लगता है, वो भी प्रतिलोम पराशर पे कार्य करता है। एक बात जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि प्रतिलोम पराशर में आरओ का पानी तो पीते हुए होंगे आप लोग, हाँ, होने वाली क्रिया प्रतिलोम पराशर में जरा बताइएगा कि कैसे होता है, सांद्र से तनु की ओर गमन होता है या तनु से सांद्र की ओर गमन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पराशर की जो क्रिया होती है अधिक शांत से कम शांत की ओर जाती है, ठीक है। इसमें अधिक शांत से कम शांत की ओर आपका इसका होता है, अधिक शांत से कम शांत की ओर, तो ये क्रिया होती है। तो प्रतिलोम पराशर क्या होता है, पराशर की विपरीत क्रिया को प्रतिलोम पराशर कहते हैं। और इसमें आरओ इसी सिद्धांत में कार्य करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या, समुद्र में जल या से शुद्ध जल प्राप्त करना। देखो मेरा उद्देश्य कि जो पढ़ाऊं उसे याद करा दूं, भले 10 मिनट, ठीक है, 5 मिनट में पढ़ते हो, 7 मिनट में पढ़ो, याद हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हिमांक में अवनमन से क्या समझते हो, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ हिमांक में अवनमन मिला दिया जाए तो उसे प्राप्त करने का क्या सूत्र बताइए, हिमांक में अवनमन तथा अणुभार के मध्य क्या संबंध होता है। काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने पूछे हुए हैं। अब ये सभी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अच्छा ये बताइए कितने लोगों के जो अर्धवार्षिक एग्जाम्स हैं वे चल रहे हैं, और कितने लोग अर्धवार्षिक एग्जाम्स देने वाले हैं, और कितने लोगों के केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक एग्जाम हो चुके हैं। तो जरा बताइए इसमें से जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, पूछे गए होंगे, जरा बताइए तो। याद हो रहा है, याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना, मेरा उद्देश्य है कि जो पढ़ाओ उसे याद करा दूं, दोबारा थोड़ा सा देखने पड़ेगा, ज्यादा नहीं। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है, बात समझना। हिमांक में अवनमन क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी डब्बे में हमने पहले पानी लिया था, हमने स्टार्टिंग बताया था, ये डब्बे में पानी लिया था, पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हो रहा था, इसको हमने फिर से ठंडा किया, कब, जिसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाकर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाकर फिर से इसको ठंडा किया, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा ना होकर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हुआ। कुछ इसके क्वथनांक हिमांक में कुछ मात्रा कमी हुई, यही कमी क्या होता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। अगर आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछे तो क्या लिखेंगे, जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आती है और यही कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है। आप लिखेंगे किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय
पदार्थ मिलाने पर हिमांक में कमी होती है। और यह कमी क्या कहलाती है? यह कमी क्या कहलाएगी? हिमांक में अवनमन कहलाएगा। हिमांक में क्या कहलाएगा? अवनमन कहलाएगा, कहलाता है। आप लोग भी लिखिए, कॉपी पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आज आपको गलती बताया था ना, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या? आप लोग लिखते नहीं हो, यही आपको लेख डूबेगा। पूरा तैयार होगा लेकिन लिख नहीं पाओगे समय के अंदर, कॉपी में पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसा होगा, मुझे मालूम है, ये होगा आप सभी के साथ। अगर आप लोग लिखेंगे नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो हिमांक में अवनमन क्या? किसी भी द्रव के अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, कमी क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन कहलाती है। हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा एफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एफ से। और डेल्टा एफ क्या होता है? ध्यान देना, यहाँ पे पहले टी डिग्री सेंटीग्रेड इसका था, ठीक है, बाद में टी एफ डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो बताइए कितना इसमें कमी हुआ है? कमी कितना हुआ? पहले तो टी था, अब टी एफ हुआ, कमी कितना हुआ? टी में से टी एफ को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। यही आपका हिमांक में अवनमन होगा, इतना ही डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी। लेकिन प्रयोगों द्वारा देखा गया है जो डेल्टा टी एफ होता है ये मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक के एफ कांस्टेंट का यूज करते हैं। और आपको इतना बताया था, आज मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं ये के एफ कांस्टेंट का यूज करते हैं। और ये है आपका चेसिस, इसको मैंने आज ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। इसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसका परिभाषा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। और मैं आपको बता रहा हूं इनके मध्य क्या संबंध होता है, मैं आपको बता रहा हूं इनके मध्य क्या संबंध होता है। मैं आपको यह बता रहा हूं इनके मध्य क्या संबंध होता है, ठीक है। इनके मध्य क्या संबंध होता है? इनके मध्य क्या संबंध होता है? देखिए पहला संबंध क्या होता है? स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है 1000 के एफ स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्लू। ये संबंध होता है इन दोनों के मध्य का, ये संबंध होता है 1000 के एफ स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्लू। ये संबंध होता है इन दोनों के मध्य का, ये संबंध होता है इन दोनों के मध्य का। क्या कह रहे हो गौरव? सॉल्यूशन किसका? किसका आपको पीडीएफ चाहिए? क्लास में हो रहा है ना, तो यही पीडीएफ तो है आपके पास, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा 500 क्वेश्चन होने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये संबंध होता है इनके मध्य। देखिए ऊपर वाला स्मॉल डब्ल्यू है, नीचे वाला कैपिटल डब्ल्यू है। ये वाला आपका जो है स्मॉल डब्ल्यू है और नीचे वाला कैपिटल डब्ल्यू है। अब इन दोनों में स्मॉल एम क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है? देखिए स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है और स्मॉल एम विलेय का अणु भार है, ठीक है। अब देखिए ये जो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे है, बात समझिएगा, ये जो स्मॉल डब्ल्यू ये क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार। ये देखिए क्या है? विलेय का अणुभार। अणुभार का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे हमने नमक मिलाया था, तो ये नमक का कितने ग्राम नमक मिला है ये स्मॉल डब्ल्यू से पता चलेगा। ये क्या है? उस नमक का जो अणुभार होता है NaCl का अणुभार जो होता है ये आपका स्मॉल एम बताएगा। कैपिटल डब्ल्यू क्या बताएगा? विलायक, विलायक का भार, ये कैपिटल डब्ल्यू बताएगा। डेल्टा टी की अब क्या बताएगा? ये हिमांक में अवनमन बताएगा। क्या बताएगा? हिमांक में अवनमन ये बताएगा। केएफ क्या बताएगा? केएफ आपको बताएगा केजीएफ नहीं, केएफ बताएगा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। केएफ को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन, ये है केएफ। ये पूरी सिस्टम है इस पूरे फार्मूले में। लिखिएगा सभी लोग, समझ में आया सभी को? लिखिएगा सभी लोग।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूरा मैंने बता दिया, यहाँ पे संबंध भी बता दिया, पूरा सिस्टम बता दिया मैंने। अब जरा बताइएगा आपके, बताइए जरा, याद हो रहा सभी को ना? बहुत ही अच्छी तैयारी है विवेक जी आपकी। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या द्रव के अणुसंग गुणधर्म क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया था, द्रव का अणुसंग गुणधर्म क्या है ना, फिर से मैं बता देता हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल आएंगे पेपर में, यूपीएससी ड्रीम, मैं कह रहा हूं ना, पेपर आएंगे तो मैं मिला के दिखा दूंगा, पेपर आएंगे तो मैं मिला के दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब बताइए सभी लोग, द्रव के अणुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, पूरा बताइएगा। वे सभी गुणधर्म, द्रव के अणुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, बताइए, बताइए जरा सभी लोग तो। इसके पहले भी एक इसका सेशन हो चुका है, इसके बताइए तो। द्रव के अणुसंग गुणधर्म, द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म, द्रव के अणुसंग गुणधर्म क्या होता है, द्रव के अणुसंग गुणधर्म वे सभी गुणधर्म जो द्रव के, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म, यानी यहाँ पे अणु है, संख्या है, आगे गुणधर्म जुड़ा है, मतलब वे सभी गुणधर्म जो द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे द्रव के अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। समझ में आया? वे सभी गुणधर्म जो द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे द्रव के क्या कहते हैं, अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। वे सभी गुणधर्म जो द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, द्रव के अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। लिख डालिए परिभाषा इसका सभी लोग, लिखने से आप लोग पीछे मत भागिए। तो वे सभी गुणधर्म, वे सभी गुणधर्म जो द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। वे सभी गुणधर्म जो द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे क्या कहलाता है, द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। वे सभी गुणधर्म जो द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। समझ में आया? वे सभी गुणधर्म जो द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, द्रव के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। समझ में आया सभी को? ये 4 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला क्या होता है, पहला होता है आपका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, पहला होता है। दूसरा क्या होता है, हिमांक नहीं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में क्या उन्नयन। तीसरा क्या होता है, हिमांक में अवनमन। चौथा क्या होता है, परासरण दाब। ये 4 प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का होता है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों में कई बार क्या करता है, इसमें से कोई 4 प्रकार, कोई 3 प्रकार दे देता है, कोई 3 प्रकार दे देता है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा द्रव के अणुसंग गुणधर्म नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा पूछता है तो इसी में कोई नया ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज मत होना, यही केवल 4 प्रकार के द्रव के अणुसंग गुणधर्म होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, राउल्स के वाष्पदाब में अवनमन के नियम को बताइए। ये राउल्स का नियम वायरल प्रश्न है, इसे लिखिएगा सभी लोग, स्टार मार्क लिखिएगा कि लिखिएगा, छपेगा, एग्जाम में छपेगा, और इसे स्टार मार्क बना लीजिए बिल्कुल।
इसे स्टार मार्क बना के लिखिए, छपेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको हम कराते हैं राउल्स के द्रव के अणुसंख, जो अणुसंख गुणधर्म होता है उसके अवनमन संबंधित नियम, ठीक है, समझिएगा सभी लोग। राउल्स का नियम कितने को याद है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक 60 वीडियो का, मतलब एक 8 से 10 से 15 मिनट का लेक्चर डेली सुबह अपलोड कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं उन चीजों को डेली याद करा देता हूं जो चीज छोटी छोटी चीजों में याद कर सकते हैं। इससे आप लोगों को क्या होगी, दिमाग में बैठेगा चीजें, तो उसे भी डेली आप लोग देखा करो सुबह में। मैं कोशिश करता हूं डेली देने के लिए, कभी कभी नहीं भी हो तो परेशान मत हुआ करें, उसे मैं कोशिश करूंगा डेली देने के लिए, ठीक है। उससे आप लोगों को क्या होगा, हेल्प होगी बहुत अच्छा पढ़ने में, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, राउल्स का नियम आपसे पूछा है। राउल्स का नियम क्या होता है, ठीक है। राउल्स के नियम के हिसाब से किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। किसी विलायक में, राउल्स का नियम हेडिंग करिएगा पहले, राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विलायक में, किसी भी विलायक में, लिखेंगे सभी लोग, किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, क्या अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसके क्या, उसके जो है, जब उसके जो वाष्प दाब में जब आपेक्षिक अवनमन होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, मैंने बताया था P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट माइनस PS होता है, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलेय के मोल के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज या मोल के क्या होता है, समानुपाती होता है। विलेय के मोल के समानुपाती होता है। विलेय के मोल को या विलेय के मोल के बराबर भी कह सकते हैं, समानुपाती भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट इज इक्वल टू N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा। ये है आपका राउल्स का नियम। ये आपसे पूछा है राउल्स का नियम, ये आपसे पूछा है क्या, राउल्स का नियम, यही तो पूछा है आपसे। और इसी क्वेश्चन में पूछा है कि इसके अणु भार के मध्य संबंध, यानी देखिए इसी क्वेश्चन में एक नीचे पूछा का विलायक के वाष्प दाब तथा विलेय के पदार्थ के अणु भार के मध्य संबंध। इसी से आपको संबंध ज्ञात करना होता है, इसी से आपका संबंध ज्ञात करना होता है। इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि जो n का वैल्यू है, यहां से संबंध हम लोग याद करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। ये P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, ये जो है इसमें ये जो n का वैल्यू है, ये जो n का वैल्यू है ये काफी 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 अधिक है स्मॉल n से, काफी 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 ज्यादा अधिक है स्मॉल n से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्मॉल n को निगलेक्ट मानकर इसको इस तरह से रखेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। क्या, स्मॉल n अपान कैपिटल n, स्मॉल n अपान कैपिटल n। दिखाई नहीं दे रहा है, इसको छोटा कर रहे हैं हम, इनको दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए मैं छोटा कर रहा हूं इसको। एक मिनट मैं छोटा कर रहा हूं। सर इसको छोटा, एक मिनट सर इसको छोटा कीजिए। तो हो गया सर ने छोटा कर दिया, अब दिखाई देने लगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है,
स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, ये है। अब स्मॉल एन अपान कैपिटल एन जो वैल्यू है, स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, इसको सॉल्व करेंगे जो स्मॉल एन अपान कैपिटल एन होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे स्मॉल एन अपान कैपिटल एन को, तो क्या होगा, ये आपको स्मॉल W1 अपान ये जो है विलेय का मोल है, किसका, विलेय का मोल, और इसे कहते हैं विलायक का मोल, यही कहते हैं ना, इसे विलेय का मोल, इसे विलायक का मोल। ये P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल, ये स्मॉल एन है तो स्मॉल W1 अपान स्मॉल m1, यहाँ पे कैपिटल W1 अपान कैपिटल M1, ये हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको M2 कर दीजिए, ठीक रहेगा, M2 कर दीजिए। ये आपका संबंध हो गया किसके किसके मध्य, विलेय के अणुभार ये है और विलेय का भार ये है, विलेय का अणुभार ये है, विलेय का भार ये है, इनके मध्य का ये संबंध हो गया, ठीक है, ये संबंध हो गया। ये संबंध भी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है, ये संबंध भी आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से है कि नर्स समीकरण की व्याख्या कीजिए। नर्स का समीकरण आपसे पूछा है, नर्स का समीकरण पूछा है आपसे, क्या पूछा है, नर्स का समीकरण पूछा है चैप्टर नंबर 3 से। किसको किसको आ रहा है नर्स का समीकरण, बताएंगे सभी लोग तेजी से। ये नर्स का समीकरण, नर्स का समीकरण सभी लोग तेजी से बताएंगे। नर्स का समीकरण सभी लोग तेजी से बताएंगे। अगर देखिए नर्स का समीकरण क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोड पे क्रिया यम यस से यम यन प्लस के बीच में हो रहा है, यानी यम आपका कोई सॉलिड स्टेट है, यहां से ये एक्वस में जा रहा है, तो यम एक्वस में जा रहा है, ए क्यू एक्वस में जा रहा है, इस पे यन प्लस आ रहा है, तो ये यन आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ये क्रिया हो रही किस पे, ये क्रिया हो रही है आपका इलेक्ट्रोड पे। जब ये क्रिया हो रही है इलेक्ट्रोड पे, तो यहाँ पे नर्स समीकरण आपका बनेगा, E इज इक्वल टू बनेगा नर्स समीकरण ई नाट प्लस 2.303 RT अपान NF, 2.303 RT अपान NF क्या होता है यहाँ पे, ई नाट प्लस 2.303 RT अपान NF log m प्लस, यहाँ पे ln m प्लस भी देख सकते हो आप लोग। ये होता है आपका क्या, ये होता है नर्स का समीकरण, क्या, ई नाट प्लस 2.303 RT अपान NF log m प्लस, RT अपान NF log m प्लस। बोलिए सभी को समझ में आ रहा है, RT अपान log m प्लस। और एक बात ध्यान रखना, 25 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन आपके लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, एक सरप्राइज के तौर पर। इस स्पेशल के बाद जो आपकी तैयारी है ना, आगे के 2-3 महीने जो भी बचे हैं, यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, और आपका जो लक्ष्य है 90+% आना या एक अच्छा परसेंट लाना, वह भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर सभी लोग आना। 25 नवंबर को दिन क्या है, बृहस्पतिवार। अरे 60 नंबर नहीं, और अधिक आ जाएगा, और अधिक आ जाएगा। नीरज कुमार जी, और अधिक आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार देख तो लीजिए, इसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। साम्य पर नर्स समीकरण की गणना कीजिए। साम्य पर क्या, देखिए 2020 में पूछा गया है, साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए नर्स समीकरण की सहायता से। साम्य स्थिरांक की गणना करनी है आपको नर्स समीकरण की सहायता से, ये क्वेश्चन है आपको। हो सकता है आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से ना पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं आप सभी के लिए चैप्टर 3 का 1 शॉट लेक्चर डाला हूं 3 घंटे में। 3 घंटे एक दिन निकालिए, एक ही साथ बैठिए, पूरा चैप्टर को एक साथ पढ़ डालिए, उसके बाद और अच्छे से आपको ये सभी चीजें समझ में आएगी। अगर फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। साम्य पर आपको गणना करना है नर्स समीकरण की अवस्था से। साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करना है, नर्स समीकरण की सहायता से आपको साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। नर्स समीकरण की सहायता से आपको किसकी गणना करनी है, साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। शुभम
विश्व जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो परेशान मत होना, जुड़े रहना, समझ में आएगा। समझाने के लिए ही बृहस्पतिवार के दिन मैं कुछ अलग करने जा रहा हूं। समझ लीजिए, इतना आसान हो जाएगा आपकी तैयारी कि आप लोग कहोगे हाँ, क्योंकि आपको एक मेहनत तरीके से पूरी चीजें कराई जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो शुभम जी आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को देखते रहना है, कुछ तो समझ में आएगा। देखिए, साम्य स्थिरांक पर साम्य स्थिरांक की गणना करना है नेक्स्ट के समीकरण से। हम लोग क्या मानते हैं, एक हम लोग समीकरण मानते हैं, एक क्या मानते हैं, समीकरण मानते हैं, एक हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण बनते हैं। मानना एक समीकरण है आपका, क्या समीकरण है, समीकरण यह है, माना एक समीकरण है। समीकरण क्या है आपका, यह समीकरण है क्या, ए कैपिटल ए के पावर 2 प्लस, एक मिनट इसको इस तरह से लिखते हैं ब्लैक पेन से, ये मोटा है, ए और एक कैपिटल 2 प्लस है, और ये एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस विलयन प्लस आपको बी है, और यहाँ पे कैपिटल बी है यस, यानी ये सॉलिड सोल्यूशन है। ठीक है, यस, ठीक है, ये आपका समीकरण बना रहा हूं मैं। देखिए, समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीजें पूछी जाती हैं, 2020 में पूछी गई है, पेपर उठा के देख लेना। यहाँ पे क्या है, बी है, और ये बी आपका चला गया बी एक्वस में, और यहाँ पे n प्लस आ गया, इस पे क्या आ गया, n प्लस, n 2 प्लस आ गया, 2 प्लस आ गया, ये 2 प्लस आ गया। अब प्लस है, ये देखिए 2 प्लस से 0 में चला गया, यानी यहाँ पे स्मॉल ए, और यहाँ पे ए है, इसके पावर आप क्या लिख सकते हो, 0। 0 का मतलब इसे सॉलिड कर सकते हो। ठीक है, ये सॉलिड में चला गया। ठीक है, ये किस में चला गया, सॉलिड में चला गया। ये आपका समीकरण है। यहां से आपको साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। तो साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं, आपको साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करना आपको बताया गया होगा क्लास 11th में, नहीं बताया तो ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसके आगे होता है बी, इसके घात चला जाता है, ये जो है इसके घाते चला जाता है। इस तरह से साम्य स्थिरांक लिखते हैं, हमेशा याद रखना, बी के पावर 2 प्लस लिखेंगे, और इसके घाते बी लिखेंगे, बी के पावर 2 प्लस इसके घाते क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ए के घाते क्या लिखेंगे, 0 कुछ नहीं है, इसके घाते ए प्लस लिखेंगे, बी के घाटे 2 प्लस, इसके घाटे बी लिखेंगे, ए के घाटे कुछ नहीं, इसके घाटे ए लिखेंगे, इसके घाते ए लिखेंगे। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका ए के घाटे 2 प्लस, और इसके घाते क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी के घाते 2 प्लस, और इसके घाते बी हो जाएगा, बी के घाते 2 प्लस, और इसके घाते क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका सॉलिड स्टेट में ये पूरा समीकरण हुआ। ये साम्य स्थिरांक आपका बना हुआ है। अब ये साम्य स्थिरांक आपका बना हुआ है, लेकिन ठोस अवस्था का साधारण हम लोग साम्य स्थिरांक के दौरान नहीं लेते हैं, यानी ये दोनों आपका ठोस अवस्था में, ये भी इसको हम लोग नहीं लेंगे। जो लेंगे केसी इज इक्वल टू, हम यही लेंगे आपका बी 2 प्लस के पावर बी अपान ए 2 प्लस के पावर ए, यही लेंगे। ठीक है, इसी को लेंगे। अब इसको हम लोगों को नर्स समीकरण से लिखना है। नर्स समीकरण हमने अभी आपको बताया, क्या बताया नर्स समीकरण आपको, नर्स समीकरण आपको ये बताया ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या बताया था 2.303, ये बताया था। इसके नीचे क्या बताया था आपको, RT अपान NF प्लस बीच में बताया था। ठीक है, प्लस बीच में बताया था आपको। ठीक है, और यहाँ पे लॉग बताया था। अब लॉग में केसी लिखेंगे, यही साम्य स्थिरांक जो है यहाँ पे केसी लिख देंगे, यही आपको गणना करना था। और ये केसी जो वैल्यू है, केसी का वैल्यू हम लोग अगले से स्टेट में ये लिख देंगे। ठीक है, केसी का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, ये केसी लिखेंगे, और अगले स्टेप में क्या लिखेंगे यहाँ पर ई नॉट प्लस 2.303 RT अपान NF लॉग क्या बी पावर 2 प्लस बी के पावर 2 प्लस के पावर बी अपान ए के पावर 2 प्लस के पावर सी, नहीं ए। ये आपका समीकरण हो गया किसका, ये आपका समीकरण हो गया नर्स समीकरण के हिसाब से हमने साम्य स्थिरांक की गणना कर दी। अरे बोलिए, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। और एक चीज और ध्यान देना, इस 2.303 RT अपान NF, इसके स्थान पे हम लोग 0.591 अपान n भी लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम इसके स्थान पर यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.0591 अपान 0.059 अपान n ये लिख सकते हैं। इसके स्थान पर यह भी हम लोग लिख सकते हैं।
आगे log NF वो सही में रहेगा। ठीक है, तो ये आपके नर्स के समीकरण के आधार पे हम लोग साम स्थिरांक की गणना किया हमने। बिल्कुल, देखिए विवेक दुबे जी ये सही कमेंट कर रहे हैं, समझ में आया सभी को? सिंह 100 नहीं आया। इमरान खान जी, इमरान खान जी आपको क्या करना है, केवल ये समीकरण एज्यूम करना है। क्या ए के एक्वस है 2 प्लस, एक्वस का मतलब जली विलयन, जैसे नमक को आप जल में मिला दीजिए जो विलयन बनता है उसको एक्वस विलयन कहते हैं, उसको जली विलयन कहते हैं। और बी जो है सॉलिड है यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने समीकरण कराया तो बी क्या हुआ, बी एक्वस में चला गया, ए सॉलिड चला गया, बी 0 से 2 प्लस आया और सॉलिड चला गया। इसका हम लोग केसी निकालते हैं, जब केसी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले इधर वाला जो है इसके आगे जो होता है इसको घात में लिख देते हैं हम लोग, लिख दिया हमने, ठीक है, घात में लिख दिया, और नीचे जो इधर वाला इसको यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड होता है सॉलिड वाला नहीं देता है, केसी साम स्थिरांक पे वैल्यू नहीं देता है, इसको हमने 0 मान लिया और ये केसी बचा है। अब केसी देखिए ये नर्स का समीकरण हमने इससे पहले इसीलिए नर्स का समीकरण कराया ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। नर्स के समीकरण हम लोग यहाँ पे केसी रखेंगे ना, वहां पे m प्लस था समीकरण में तो m प्लस रखा था हमने, और इसके पहले वाले में m प्लस था तो वहां पे m प्लस हमने रखा था। लेकिन यहाँ पे केसी है तो केसी रखेंगे, ये केसी रखेंगे और केसी का वैल्यू ये रख देंगे, और यही पूछा है साम्य स्थिरांक पर आपको वैल्यू आपसे पूछा है। बिल्कुल, देखिए गायत्री दुबे जी बढ़िया है, सही है आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। बताइए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अब जिनको नहीं समझ में आया प्लीज आप लोग परेशान मत होइए, आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, बृहस्पतिवार तक के लिए इंतजार कीजिए, उसके बाद चीजें आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिलेंगी तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीजें क्या है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये 2 अनुप्रयोग लिखिए। पहली क्या अनुप्रयोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का, यही 2 अनुप्रयोग पूछा जाता है। देखिए पहला अनुप्रयोग इसका लिख दीजिए। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है इसके बारे में आगे मैं बता दूंगा, क्वेश्चन में जो पूछा है वही लिखिए पहले, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है। पहला अनुप्रयोग लिखिए, देखिए कोई भी ऑक्सीकरण अपक्रिया है या फिर अपचयन अपक्रिया है, इसको पता लगाने में और उसकी दिशा क्या हो सकती है इसको पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहला अनुप्रयोग क्या है, ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया की पता लगाने में। बिल्कुल, देखिए ये पुष्पराज है, इन्होंने लिखा है कि ईएमएफ ज्ञात करने में, सेल का ईएमएफ ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया की दिशा को ज्ञात करने में या फिर संभावना को अनुमानित करने में लिख सकते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अपक्रिया की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया की दिशा ज्ञात करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या है दूसरा उपयोग, दूसरा उपयोग एक और लिख लीजिए आप सभी लोग, बेनिफिट होगा कि सेलों के जो इलेक्ट्रोड युग्म होता है उसका विद्युत वाहक बल या ईएमएफ ज्ञात करने में इन्होंने सही लिखा था। सेल का, पुष्पराज जी का ही लिख दीजिए, सेल का ईएमएफ ज्ञात करने में हो गया सब क्वेश्चन करने में, ये आप लिख दिए 1 से 2 नंबर आपका तैयार हो गया। तो सेल के विद्युत रासायनिक श्रेणी का 2 अनुप्रयोग आपके सामने है, ईएमएफ ज्ञात करने में और ईएमएफ ज्ञात करने में, ईएमएफ ज्ञात करने में और सेल का विद्युत वाहक बल
सॉरी विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज्ञात करने में या आक्षीकरण या अपचयन अपक्रिया की दिशा ज्ञात करने में। तो आपका यहाँ पे आया है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप सभी लोग, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर से को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है, स्पष्ट कीजिए। बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं विवेक दुबे जी, कोई बात नहीं, बताइए क्या हो सकता है। कॉपर सल्फेट के विलयन को में से सॉरी जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए, जबकि सिल्वर नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों होता है बताएंगे सभी लोग। क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को जिंक क्या है विस्थापित कर देता है, ठीक है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है। बिल्कुल दिव्या गुज्जर जी, ये विद्युत साइंस श्रेणी में ये ऊपर है, विद्युत साइंस श्रेणी में ये ऊपर स्थित है, इसीलिए वो विस्थापित कर दे रहा है, जबकि जिंक नीचे स्थित है इसलिए वो विस्थापित नहीं कर सॉरी जबकि सिल्वर नीचे स्थित है वो विस्थापित नहीं कर पा रहा है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर के ऊपर स्थित है विद्युत साइंस श्रेणी में, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है। सिल्वर मतलब Ag जो कि कॉपर के नीचे स्थित होता है, इसलिए कॉपर सिल्वर को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसका वजह, इसका रीजन आपको समझ में आया बच्चे लोग, आया कि नहीं आया आप लोगों को, क्या क्या कहोगे आप लोग। क्योंकि जिंक जो है जो विद्युत साइंस श्रेणी है उसमें कॉपर से ऊपर स्थित है। आप लोग लिखेंगे यहां पर जो जिंक है, जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है, कॉपर के ऊपर स्थित है, कॉपर के क्या ऊपर स्थित है। इसके वजह से क्या होता है, जिंक आसानी से कॉपर को विस्थापित कर लेता है, इसलिए CuSO4 के विलयन में से जिंक Cu को आसानी से विस्थापित कर देता है, आसानी से विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि सिल्वर नीचे स्थित है कॉपर से। जबकि आप लिखेंगे, जबकि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, Ag ऐसा नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है, जबकि Ag जो है, सिल्वर जो है ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि Ag जो है आपका, जो Ag जो है आपका Zn के सॉरी कॉपर के नीचे स्थित है, कॉपर के नीचे स्थित है, समझ में आया सभी को ऐसा क्यों होता है। मैंने पूरा लिख दिया इसका स्टेटमेंट। अरे समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है, बताइए सभी लोग। बिल्कुल आप कर सकते हो, अंगराज 100 के जो है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संभव है या नहीं, यह अपक्रिया संभव है या नहीं, यह आपसे पूछा है। जो आपके सामने अपक्रिया है, यह अपक्रिया संभव है या नहीं, बताइए। यह अपक्रिया संभव है या नहीं, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं, कितने लोग हाँ हाँ कर रहे हैं। गलत कर रहे हो आप लोग, और नहीं वाले भी गलत कर रहे हैं। बताइए संभव है या नहीं। देखिए फैजन चौधरी जी के क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन आया था। नहीं, बिल्कुल यह संभव नहीं है। विश्वास सिंह अहिरवार, आपने सही किया, यह अपक्रिया क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव यह अपक्रिया, क्योंकि जो Hg होता है यह आपके हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसके नीचे स्थित होता है, तो यह हाइड्रोजन सल्फेट में से H2SO4 में से Hg कैसे उसको विस्थापित कर लेगा,
विद्युत रासायनिक श्रेणी में Hg जो होता है हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है। आप जब विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे वहां पर Hg जो होता है हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है। जब हाइड्रोजन के नीचे स्थित होगा तो वह विलयन में से हाइड्रोजन को कैसे निकाल लेगा, नहीं निकाल पाएगा, संभव ही नहीं निकालना। तो बात मैं ये कहना चाहता हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से नीचे ही Hg स्थित होता है। Hg जो है आपका जो पारा जो Hg जो है आपको सॉरी वह आपका क्या नीचे स्थित होता है। इसके वजह से यह उसको विस्थापित नहीं कर पाता और यह अपक्रिया संभव नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में से कॉपर के छड़ को डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जब कॉपर का छड़ डालते हो तो वह घोल नीला क्यों हो जाता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर का छड़ डालते हो तो कॉपर नीला क्यों, यह घोल नीला क्यों हो जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब आप कॉपर का छड़ डालते हो तो यह घोल नीला क्यों हो जाता है? बताइए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर का छड़ आप लोग डालते हो तो घोल नीला क्यों हो जाता है? बताएंगे सभी लोग। देखिए अब यहां पे आपका जब ये AgNO3 ये आपका विलयन है। यहां पे जब कॉपर डालते हो ना तो क्या होता है, जो Ag होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इस वाले क्वेश्चन में बताया था ना आपको, इस वाले क्वेश्चन में जो कॉपर जो सिल्वर होता है वह कॉपर के नीचे स्थित होता है। Ag जो होता है ये कॉपर के नीचे स्थित होता है। क्योंकि Ag आपका कॉपर के नीचे स्थित है इसलिए यह आपको Ag को निकाल कर कॉपर आयन के रूप में Ag को बाहर निकाल देता है और ये कॉपर के साथ में अपक्रिया कर लेता है, CO कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। ये अपक्रिया संतुलित नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका कॉपर आयन इस पूरे विलयन में घुल जाता है, इसके वजह से इस विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या, उदार सहित अर्ध सेल की व्याख्या कीजिए। उदार द्वारा अर्ध सेल की व्याख्या करना आपको बताइए, अर्ध सेल किसे कहा जाता है? पूरे चैप्टर को मैंने 3 घंटे में कंप्लीट कराया है। आप लोग लिखेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, आपको मेरा लेक्चर मिलेगा 3 घंटे में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराया। आप देख सकते हैं एक साथ एक बार में, और काफी लोग देखे भी होंगे। बोलिए सौरभ पाल जी। MCQ भी बता दूंगा, ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें आपको पूरी तैयारी हो जाएगी, परेशान नहीं होना आपको। इस क्वेश्चन का बताइए, अर्ध सेल किसे कहते हैं? अर्ध सेल का परिभाषा बताइए सभी लोग, बताइए अर्ध सेल का। बताइए। ये जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघट के विलयन में रखा जाता है तो धातु यानी इलेक्ट्रोड पर धातु के आयनों के द्वारा एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस युक्ति को क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह आपका कोई एक विद्युत अपघट विलयन है। क्या है? यह आपका विद्युत अपघट विलयन है। इस विद्युत अपघट के विलयन में अगर हम कोई एक छड़ डाल दें, क्या इलेक्ट्रोड या फिर एक धातु का छड़ डालें, यानी किसी विद्युत अपघट के विलयन में जब किसी धातु का हम लोग क्या डालते हैं? छड़ डालते हैं। बिल्कुल मैं आंसर लिख दिया करूंगा, प्लीज। ओके अजीत कुमार जी, अब लिख दिया करूंगा। ठीक है, क्या जब किसी धातु के, अभी मैं समझा रहा हूं फिर लिख दूंगा। ठीक है, आपका कमेंट देख रहा हूं अभी मैं। ठीक है, जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघट के विलयन में रखा जाता है तो धातु के इलेक्ट्रोड पर धातु के इलेक्ट्रोड के आयन के मध्य, यानी धातु के इलेक्ट्रोड तथा धातु के आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस साम्य स्थापित युक्ति को क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। लिखेंगे सभी लोग, जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड
को, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को क्या विद्युत अपघट के विलयन में रखा जाता है, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट के विलयन में रखा जाता है, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट के विलयन में क्या करा जाता है, रखा जाता है। जब इसे रखा जाता है तो धातु की इलेक्ट्रोड पर तथा धातु के इलेक्ट्रोड तथा आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित होता जाता है। धातु के इलेक्ट्रोड धातु के इलेक्ट्रोड तथा आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, एक साम्य स्थापित हो जाता है। अब ये साम्यावस्था, ये जो युक्ति बनता है, इस युक्ति को क्या कहते हैं, अर्धशेल कहते हैं। यह युक्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अर्धशेल कहलाती है। बात समझ में आई क्या होती है, बात समझे। इसमें हमने इस इलेक्ट्रोड को डाला तो इसके आयनों के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो गया। ये जो साम्यावस्था स्थापित हुआ है इसी को क्या कहेंगे, अर्धशेल कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, अर्धशेल कहेंगे। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए समझ में आया सभी को। ये क्या, जब किसी धातु के छड़ को किसी विद्युत अपघट के विलयन में रखा जाता है, किसमें, विद्युत अपघट के विलयन में रखा जाता है, तो धातु के इलेक्ट्रोड तथा आयनों के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। और जो ये साम्यावस्था स्थापित होने के बाद जो युक्ति बनती है, इस युक्ति को क्या कहते हैं, अर्धशेल कहते हैं। कोई है इस डिफिनेशन को लिखेगा कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूं कौन लिखता है। लिखिए जरा तो सभी लोग। बिल्कुल, देखिए गायत्री दुबे जी, इन्होंने लिखा जब किसी धातु के साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, और साम्यावस्था स्थापित होने के बाद जो ये सिस्टम बनता है उसी को क्या कहते हैं, अर्धशेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धशेल कहते हैं। बोलिए समझ में आया सभी को। अरे समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। और ये फिगर भी आप बना लीजिएगा, एग्जाम में फिगर बनाएंगे तो नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर कम मिलेगा, अन्यथा नंबर क्या होगा, कम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को उदाहरण सहित समझाइए। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक तथा विभव के मध्य संबंध बताइए। बताइए किसको किसको आ रहा है। बताइए सभी लोग किसको किसको आ रहा है। बताइए सभी लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है। मैं बताऊं, मैं तो बता ही दूंगा आप लोगों को, एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए। अब मैं सोच रहा हूं एक लाइव टेस्ट एक दिन लेंगे आप लोगों का, लाइव टेस्ट लूंगा, लाइव टेस्ट आप लोगों को लूंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग क्वेश्चन देख लिख कर तुरंत मुझे टेलीग्राम पर सेंड करना, मैं नाम लूंगा, उनका कॉपी दिखाऊंगा। लाइव टेस्ट होगा एक दिन आप लोगों का ना। तैयार कर लो 500 क्वेश्चन, उसके बाद मैं लाइव टेस्ट लेता हूं, तब ऐसे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो सामने बैठकर आप लोग लिखना, लिखकर मुझे फोटो खींच टेलीग्राम पे सेंड करना, मैं आपकी कॉपी को दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। वह इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक इलेक्ट्रोड विभव,
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरा होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए यदि अर्ध सेल जो होता है, अभी आपने अर्ध सेल बनाया था, अर्ध सेल में क्या किया था आपने, एक डब्बा था, उस डब्बे में, एक मिनट इसको नीचे बनाते हैं, बात को समझ लीजिएगा सभी लोग। अभी आपने अर्ध सेल बनाया था, केवल अर्ध सेल ही बनेगा यहाँ पे, लेकिन उसके लिए कुछ एक क्या उसका वैल्यू एक हम लोग मानक लेंगे। ये आपने एक अर्ध सेल बनाया था, ये अर्ध सेल था आप लोगों के पास अर्ध सेल एक, ये आपके पास एक अर्ध सेल था, क्या था, अर्ध सेल, ये क्या था, अर्ध सेल। इस अर्ध सेल में आपने एक इलेक्ट्रोड डाला था, क्या डाला था, एक इलेक्ट्रोड डाला था। आप इस अर्ध सेल में एक इलेक्ट्रोड क्या दिया था, डाला था, क्या डाला था, एक इलेक्ट्रोड डाला था। इस इलेक्ट्रोड पर आपका विभव आया था साम्यावस्था में, यही कुछ था ना, यही कुछ था ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, ये आपका क्या विद्युत अपघट्य है, ये आपका क्या इलेक्ट्रोड है, क्या आपका इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड है। बात समझिएगा सभी लोग, इसका डिफिनेशन क्या होगा और कैसे आप लोग लिखोगे, बात समझिएगा सभी लोग। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यदि अर्ध सेल की अपक्रिया आयनों की सांद्रता इकाई हो तथा तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा वायुमंडल क्या, एक वायुमंडल दाब हो, तो इस अवस्था में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए जो आयनों की, ये जो आयन इसमें है, ये विभव, ये जो आयन है, इसमें जो आयन है, इस आयन का जो विभव है, इस आयन की सांद्रता, इनकी सांद्रता का इकाई हो, इकाई सांद्रता हो, इस आयनों की सांद्रता इकाई हो, बात समझिएगा। इसमें जो आयन है, इन आयनों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, एक हो इन आयनों की सांद्रता, इकाई हो मतलब एक हो इन आयनों की सांद्रता। हम बात जो समझा रहे हैं आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो आयन है, इन आयनों की सांद्रता जो है इकाई हो, एक हो, इन आयनों की सांद्रता क्या हो, इकाई है, एक है, इन आयनों की सांद्रता क्या, इकाई है। और टेम्परेचर जो ताप जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दाब जो है, दाब एक वायुमंडल है, दाब क्या, एक वायुमंडल। तो इस अवस्था में जो इस इलेक्ट्रॉन पे जो विभव आएगा, क्या आएगा, जो विभव आएगा उस विभव को क्या कहेंगे, विभव, जो विभव आएगा उस विभव को क्या कहेंगे, मानक विभव आएगा, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इस अवस्था में इस इलेक्ट्रोड पे जो विभव आएगा उसे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। बोलिए, यदि किसी अर्ध सेल को, बिल्कुल देखिए विवेक दुबे जी फिर से कमेंट करने लगे हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट टेलीग्राम का नाम है, ठीक है, मोबाइल नंबर 930-577-1375 नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए यहां से। अभी नहीं, अभी पूरे क्वेश्चन होने के बाद ऐसा करूंगा, ठीक है। तो अर्ध सेल मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, यदि किसी अर्ध सेल को प्रयुक्त आयनों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, प्रयुक्त आयनों की सांद्रता इकाई हो तथा प्रयुक्त आयनों की सांद्रता इकाई हो तथा ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इस अवस्था में जो विभव होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो लिखेंगे सभी लोग इसका डिफिनेशन, सभी लोग लिखेंगे इसका डिफिनेशन मानक इलेक्ट्रोड विभव का, लिखिए सभी लोग डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में, लिखिए सभी लोग। देखिए डिफिनेशन क्या होगा, यदि किसी अर्ध सेल, यदि किसी अर्ध सेल, यदि कोई अर्ध सेल है, यदि किसी अर्ध सेल, यदि किसी अर्ध सेल, यदि कोई अर्ध सेल है, अर्ध सेल में प्रयुक्त आयनों की सांद्रता इकाई हो, में प्रयुक्त आयनों की सांद्रता कितना, आयनों की, मैं पूरा लिखवा रहा हूं, याद करा रहा हूं, आयनों की सांद्रता इकाई हो, मतलब एक हो, आयनों की सांद्रता कितना हो, इकाई हो, आयनों की सांद्रता एक हो, आयनों की सांद्रता क्या हो, इकाई हो, एक हो, ठीक है, तथा ताप कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तथा दाब आपका कितना, एक वायुमंडल हो, मंडल हो, तो विलयन का
विलेन का जो विभव होता है, विलेन का विभव इलेक्ट्रोड पर विभव, तो इलेक्ट्रोड पर विभव पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बोलिए डिफिनेशन समझ में आया सभी को? बोलिए समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझा देता हूं। एक हमने इलेक्ट्रोड लिया है, इसकी सांता इकाई रखा है, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तथा दाब एक वायुमंडल रखा है, और इस अवस्था में जो आपका विभव होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, यदि किसी अर्ध शेल की में प्रयुक्त आयनों की सांता इकाई हो, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा दाब एक वायुमंडल हो, इस अवस्था में उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल, देखिए यहां पर विवेक दुबे जी को, बिल्कुल। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग, क्या विद्युत अपघट की चालकता तथा मोलरता वाला ये क्वेश्चन बताइए सभी लोग। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन, तो बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन को? तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, नहीं आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है क्वेश्चन? कुछ लोग कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है यार, चालकता तथा मोलरता वाला। ये क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या पूछा है इसमें? किसी विद्युत अपघट की चालकता तथा मोलर चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए तथा सांता परिवर्तन करने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह पूछा आपसे। चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा आपको देना है। चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा देना है। सांता परिवर्तन करने पर इस पर क्या प्रभाव होता है, यह भी आपको बताना है। बताइए किसको किसको आ रहा है? मैं आपको इसलिए समय दे रहा हूं ताकि आप लोग प्रयास करें स्वयं से। और नहीं आ रहा है? अब जिनको भी नहीं आ रहा है इसका मतलब उन्होंने हमारा लेक्चर नहीं देखा है या किसी से पढ़ा नहीं है। पढ़ा है तो उनको याद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने समझा नहीं है। आपने समझा नहीं है। जरा बताइए जिनको भी नहीं आ रहा क्या उन्होंने किसी से पढ़ा है? मेरे से नहीं, किसी भी पढ़ा हो। मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, चैप्टर 3 का 1 शॉर्ट लेक्चर एक साथ आपको मिल जाएगा। 3-4 घंटे में जाकर देख लो, पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर। अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम पर सर्च करेंगे, मिल जाएगा, देख लो, पूरा समझ में आएगा। पूरा चैप्टर समझा दिया हूं मैं उसमें 3-4 घंटे में। पहली बात। दूसरी बात, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए 25 तारीख तक का। पूरा एकदम अगले 2 महीने में आपकी पूरी सुव्यवस्थित तैयारी करा दी जाएगी। इसकी पूरी आपके लिए एक समझ लीजिए, आप सभी के लिए एक सरप्राइज मैं लेकर आ रहा हूं 25 नवंबर को। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहां पर मनोज कश्यप लिख रहे हैं डिफिनेशन। ये विवेक दुबे जी को नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं जिनको भी नहीं आ रहा मैं बता देता हूं। देखिए मैं इतना 2-4 मिनट का समय क्यों देता हूं आप लोगों, ताकि कुछ आप लोग स्वयं से ट्राई करें। जब आप लोग स्वयं से ट्राई करेंगे तो बेनिफिट होगा। मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा, 2 से 4 मिनट। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, एक स्टोरी बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्यों मैं आपको समय देता हूं। छोटा सा स्टोरी बता रहा हूं, बता दूं स्टोरी। स्टोरी यह है कि आप लोग, स्टोरी क्या है आपके दैनिक जीवन में, आप में से कितने लोग क्रिकेट को चाहते हैं, क्रिकेट कितने लोगों को समझ में आता है, और क्रिकेट को कितने लोग देखते हैं। ये जो हारी थी इंडिया, कितने लोगों ने देखा था पाकिस्तान से जब हारी थी? देखिए यहाँ पे आंसर काफी लोगों को आ रहा है। आशीष यादव जी आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विवेक दुबे जी भूल जाता है, इसीलिए तो मैं याद करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है,
जरा बताइए कितने लोगों ने क्रिकेट देखा था। मैं आपका 2-4 मिनट का समय ले रहा हूं और बहुत ही अच्छी सी स्टोरी बता रहा हूं और ये आपके दिल को टच करेगा। सच्चाई है, इसके बाद आप लोग मेहनत करोगे, पढ़ोगे, ये मुझे विश्वास है और स्वयं से मेहनत करके पढ़ोगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आर्मी गर्ल जाट वर्षा है, आई लव क्रिकेट। बिल्कुल मैंने कोई बात नहीं विवेक दुबे जी, सबको भूल जाता है, ठीक है। सिमरन त्रिवेदी जी बिल्कुल। आप में से काफी स्टूडेंट देखे थे, आपने उसमें देखा था किसी भी कैसे विराट कोहली ने खेला था, कौन कैसे कैसे खेला था, क्या क्या हुआ था, सब चीजें देखा था। क्या आप कभी विराट कोहली की तरह खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली की तरह आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। आप मूवी में आप देखोगे, टीवी स्क्रीन पे देखोगे, मोबाइल पे देखोगे, हॉट स्टार से देखोगे, समझ में तो पूरा आएगा, लेकिन आप खेल नहीं सकते। नहीं आप उनके तरह बॉलिंग कर सकते हो जिन्होंने विकेट दिया था वहां पे, ठीक है, नहीं दिया था, वो लोग कैच छोड़ा था शायद। आप उनकी तरह आप कर सकते हो बॉलिंग, नहीं कर पाओगे। नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका उतना प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूं क्वेश्चन, आपको देखने पर समझ में भी आएगा, कर भी लोगे, लेकिन तब तक एग्जाम में नहीं कर पाओगे जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये सच्चाई है, समझ जाओगे तो कर ले जाओगे, मान ले जाओगे परसेंटेज, नहीं समझोगे तो भी पछताओगे, ये सच्चाई है। मैं बता रहा हूं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन उस समय आपको याद आएगा जब एग्जाम पेपर में बैठोगे। आपने तो पढ़ा था लेकिन लिख नहीं पाओगे, एग्जाम में लिखोगे भी तो अच्छा से लिख नहीं पाओगे ताकि आपको नंबर मिले, लिखोगे भी तो आपको प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये तरीका समझ लीजिए। बिल्कुल रोहित शर्मा, कोई बात नहीं, आप कोई भी आउट हो, कोई भी जाए, उससे मतलब नहीं है। आप कितना भी देखो ताको, कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी क्रिकेट देखते हो, आपको पूरा पता होगा कहाँ पे क्या होता है, कौन आना आप और ये सभी चीजें पता होगा, लेकिन आप कभी क्रिकेट में उनकी तरह नहीं खेल पाओगे, क्योंकि आपने उनकी तरह प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि जब वो एक प्रैक्टिस करते थे, वो आपने प्रैक्टिस नहीं किया, केवल आपने देखा था, समझ में तो आ गया लेकिन कर नहीं पाओगे। वही तरीका यहां पर भी है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा, आपको न समझ में आए ये हो ही नहीं सकता। मैं 2 बार 3 बार 4 बार भी बताता हूं, जब तक आपको समझ में ना आए। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन समस्या क्या हो जाएगा समझ रहे हैं? अगर आप लिखोगे नहीं, खुद से नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में ही भले लिखोगे नहीं कहीं पर, तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। समझोगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या, लेकिन लिख तो नहीं पाओगे, ये सच्चाई है। इस बात को सभी लोग समझ लेना, क्रिकेट सभी को समझ में आता है, लेकिन कोई खेल नहीं पाता है उनकी तरह। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको भी समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं टेस्ट लेता हूं आप लोगों का, लेकिन आप लोग टेस्ट देते तो हो, लेकिन आप में से काफी लोग गलत तरीके से टेस्ट में देते हैं। मैं परेशान हो गया हूं, 2-3 टेस्ट मैंने फ्री में लिया था, ठीक है, मैं मेरा मूड खराब हो गया, मैं टेस्ट नहीं ले पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर्वर हैक हो जाता है, सर्वर पे हैंग हो जाता है पूरा सर्वर, इतने लोग कॉपी सबमिट कर देते हैं, और जो कॉपी सबमिट करते हैं वे लोग भी गलत करते हैं। उसमें से कुछ लोग सही करते हैं, बाकी लोग अपने घर का फोटो भेजेंगे, अपनी गाय भैंस का फोटो भेजेंगे। इसीलिए मैं इसीलिए मैं आप लोगों की टेस्ट लेने में मुझे दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं टेस्ट लूंगा केवल उन्हीं स्टूडेंट का जो हमसे जुड़ेंगे अच्छे से। अब इसके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को एक सरप्राइज भी दे रहा हूं। वे सभी चीजें आपके लिए मैं कवर करूंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कॉलेज में हो चाहे कोचिंग में हो, ऑफलाइन कोचिंग में जहां भी पढ़ते हो, या फिर कहीं पर भी अगर आपका टेस्ट होता हो तो जरूर टेस्ट देना, भले ही आपको क्वेश्चन एक भी ना आए, लेकिन टेस्ट देना, इससे आपकी तैयारी अच्छी होती है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। नहीं गायत्री जी, कैसे कॉपी चेक होगी? 3000 कॉपी थी, मेरा तबीयत खराब हो गया था, कुछ कॉपियां उसमें क्या हुआ, सर्वर में थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ, कुछ कॉपियां हैं उसमें से डिस्टर्ब हो गई, खो गई, इसलिए मैं कॉपी नहीं चेक कर पाया। इसके लिए मैं माफी मत चाहता हूं आप लोगों से। कुछ ही लोगों की कॉपी चेक हुई है शायद, अंकिता गुप्ता, उनकी कॉपी चेक हो चुकी है शायद, मुझे लग रहा है। हाँ,
चलिए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको पहले चालकता बताना है। तो चालकता, विद्युत चालकता किसे कहते हैं? तो बात समझना सभी लोग। यहाँ पे पूछा है कि विलयन की चालकता, विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, विलयन की चालकता किसे कहते हैं? चालकता, चालकता क्या होता है? चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विलयन की चालकता कहेंगे। ठीक है, प्रतिरोध लेंगे उसका उल्टा करेंगे तो उसे विलयन की चालकता कहा जाता है। तो यहां पे लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विलयन की चालकता कहते हैं, विलयन की चालकता कहते हैं। बात जो मैंने कहा समझ में आई ना आप लोगों को? प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने का मतलब बस यही, मैं आपको इतना समय देता हूं क्वेश्चन दिखाने के बाद कि आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्यों मैं समय देता हूं? मुझे समय थोड़ी नहीं इतना है। मैं चाहता तो तेजी से क्वेश्चन कराता, लेकिन मैं समय इसलिए देता हूं जो स्टूडेंट सजग है, समझदार है, और लिखेंगे लिखेंगे तो उनकी अच्छी तैयारी होगी। मौका सबको मैं देता हूं, आपको भी और सभी स्टूडेंट को भी। तो चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध आपका, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। सी इज इक्वल टू क्या? 1/r होता है। अगर इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें तो क्या होता है? इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स होता है, या फिर महो होता है। ये इसका मात्रक होता है। एक मात्रक और होता है, सीमेंस कहा जाता है इसको। क्या? सीमेंस भी इसका मात्रक होता है, सीमेंस। याद रख लेना, ये 3 मात्रक इसका होता है। किसकी? चालकता की। ठीक है, चालकता की ये 3 मात्रक होती है। समझ में आया सभी को? ये 3 मात्रक होता है चालकता की। मोलर चालकता की बात करें अगर, मोलर चालकता की बात करें अगर, मोलर चालकता की हेडिंग करिएगा, मोलर चालकता, हेडिंग करिएगा मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता की बात करते हैं हम लोग। मोलर चालकता की बात हम लोग करते हैं, मोलर चालकता की बात करते हैं। ठीक है, किसी विलयन की एक निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य जिसमें 1 मोल कोई पदार्थ घुला हो, तो ये चालकता, जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। क्या? किसी विलयन जिसके एक निश्चित आयतन में जिसमें 1 मोल कोई पदार्थ घुला हो और जो उस विलयन की चालकता होगी उसे क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। ये बाटल देख रहे हैं आप लोग, इस बाटल में अगर ये पानी है, इसमें ध्यान देना, इसमें पानी है, पानी है इसमें। इस पानी में अगर 1 मोल कोई पदार्थ हम घोल दें तो इस विलयन की जो चालकता हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। तो किसी विलयन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला है, कोई विलयन हो उसमें 1 मोल, जिसमें 1 मोल क्या हो? विद्युत अपघट्य घुला हो, उसे क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में जिसमें जिसमें 1 मोल कोई क्या पदार्थ घुला हो, 1 मोल कोई पदार्थ घुला हो, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हो। आप लिख सकते हैं कोई विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हो, घुला हो, तो विलयन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। इस विलयन की चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम लोग लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं।
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 100, कप्पा इंटू 100 बटे सी, ये लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है, ये लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है। बोलिए सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल गायत्री जी। अब जरा बताइए सभी लोग, इसका क्या, अगर सांद्रता को हम लोग बढ़ाते हैं, क्वेश्चन में दिया है, तो क्या होता है? इसकी इसकी घटती है या बढ़ती है? जरा बताइए सभी लोग, घटेगी या बढ़ेगी? सांद्रता पे क्या प्रभाव होगा? बताइए जरा सभी लोग। बताएंगे सभी लोग? सांद्रता, अगर इस सांद्रता को बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, अरे बताएंगे? हाँ, बढ़ता है, बिल्कुल। कुछ लोग सही कमेंट कर रहे हैं कि बढ़ता है। बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल सभी लोग सही कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग भी हैं सही कमेंट कर रहे हैं। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अब ये 500 क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, पहले मैं थियरी करा दूंगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करा लूंगा, जो 30-35 लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से, उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल चलेंगे, ठीक है। इंक्रीज होगा, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं इंक्रीज होगा, बिल्कुल। सांद्रता बढ़ाने पर क्या, इनकी चालकता क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है। क्यों होगी? इस फार्मूले समझ सकते हो। अगर किसी की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगी, ठीक है। मोलर चालकता क्या होगा? इंक्रीज होगी, बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये सभी चीजें हो गई हैं। बोलिए। बिल्कुल बढ़ेगा। अब देखिए, आज हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे? करीब 25-30 क्वेश्चन किए होंगे, हमको लग रहा है ना। बात यह है कि बगल में एक शादी है, ठीक है, वहां पे मुझे जाना है। मैंने 9 बजे तक का समय दिया हूं वहां पे जाने के लिए, क्योंकि जरूरी भी है, तो वहां पे मुझे जाना है। इसलिए मैं आज की क्लास बस इतना रख रहा हूँ। वैसे तो मूड था 4 घंटे की पढ़ाने के लिए, क्लास लिया, जान रहे हो शादी का मौसम है, ठीक है, जाना ही पड़ेगा मुझे, है? और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आवाज भी वहां से पड़ रहा आ रहा होगा आप लोगों के पास। बिल्कुल। क्या टेलीग्राम पे मिलेगा? अजीत कुमार जी, टेलीग्राम पर क्या बात कर रहे हो आप? अरे 50 नंबर के चक्कर में मत रहो साहिल गुप्ता, ठीक से तैयारी करो, 65-70 लाओ, ठीक है। 50 नंबर के चक्कर में हो आप, हाँ। 95% आना चाहिए केमिस्ट्री में कम से कम। मैं किसी दिन अपना मार्कशीट दिखाऊंगा, केमिस्ट्री मेरा 98 है, 2 नंबर कटा था वो भी प्रैक्टिकल में। जैसे मैं करा रहा हूं करते जाओ बस, तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। बस इतना करना कि खुद से प्रैक्टिस भी करना, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। डी नेशनल, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप बाद में लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। जिनको भी बात करना है राजकुमार जी, थोड़ा सा आप लेट, करीब 10-11 बजे तक कॉल कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो सुबह में बात सुबह में कैसे हो पाएगी। चलिए देखेंगे, आप कॉल करना जब भी मुझे समय मिलेगा, कॉल किए रहना, मैं देखूंगा टेलीग्राम पे, जब भी मुझे समय मिलेगा आपको कॉल करूंगा, बात कर लेना, ठीक है। बिल्कुल 90% सबको लाना है, और मैं 90% दिलाऊंगा। जिनका भी
जो भी चाहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी हो, मैं कह रहा हूं सभी के लिए सरप्राइज है। हाँ जाना, अगला 2 महीना आपके, मैं अगला 2 महीना ना, अगला पूरा बची हुई जिंदगी आपका सुधार दूंगा मैं, इतना मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपसे, इतना विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर। कोई इतना नहीं करेगा जितना मैं करूंगा आप सभी के लिए। बृहस्पतिवार को आप सभी के लिए, माँ सरस्वती के लिए, माँ सरस्वती के वरदान से ही आप सभी के लिए मैं कुछ लेके आ रहा हूं। आप सभी के लिए जरूर आना, सभी लोग उस दिन देखना जरूर, आपके लिए काफी हेल्प करेगा। अगला जो 2-3 महीना बचा हुआ है, 2-3 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो पूरी जिंदगी काम देगा, वो आप सभी लोगों को काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो याद रखना 25 नवंबर को दिन है बृहस्पतिवार, एक दिन का बचा हुआ है समय, जरूर आना। ठीक है ना। फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी कराऊंगा पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं चैप्टर 1 का करा चुका हूं, एक दिन चैप्टर 2 का, एक दिन में एक चैप्टर का करा दूंगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल। डोंट वरी, परेशान मत हो। लेकिन कल मैंने जो फिजिक्स का लेक्चर लिया था चैप्टर 7 का, नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। चैप्टर 7 में चैप्टर के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फिर मत करना, क्योंकि आगे समय पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चैप्टर के साथ में न्यूमेरिकल करा रहा हूं। और फिजिक्स के लिए भी मेरे पास 750 क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है। 750 क्वेश्चन तैयार कर लिए, फिजिक्स में 90+ आ जाएगा, इतना जान लेना। 750 क्वेश्चन है फिजिक्स में ना, वे भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, परेशान मत होना। अरे जिनका कुछ भी वीक है पूरी तैयारी करा दी जाएगी, डोंट वरी, परेशान मत होइए। बिल्कुल, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय मां सरस्वती और अपना वह लक्ष्य याद करेंगे जो आपने बनाया है बोर्ड एग्जाम में लाने के लिए। केमिस्ट्री में वह लक्ष्य लिखेंगे जो आपने बनाया है, और लिखेंगे साथ में जय मां सरस्वती। मां सरस्वती का स्मरण करके आज के इस लेक्चर को जाएंगे। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक भी कर देना, साथ में अपने जो 2-4 दोस्त हैं उनको सेंड कर देना व्हाट्सएप पर लिंक इसका निकाल कर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मुझे भी जाना है। ठीक है।